हेलो एवरीवन बच्चों, आज हम क्लास 10th की वर्कशीट नंबर 23 सॉल्व करेंगे। हमारा विषय है सामाजिक विज्ञान। इसमें हम भूगोल पढ़ेंगे और आज का जो वर्कशीट है इसमें हम पढ़ेंगे कि कौन कौन सी प्रमुख फसलें हैं, उनके लिए किस तरह की जलवायु की आवश्यकता है, कहाँ कहाँ उन्हें अधिकतर उगाया जाता है और उनकी कौन कौन सी विशेषताएं। तो सबसे पहले मैं आपको आपकी एंट्रीज बता दूं। आपको अपना नाम लिखना है, कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है और इसके अलावा आपको डेट लिखनी है 27 अगस्त 2020। तो स्टार्ट करते हैं। भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसलें एवं खाद्यान्नों के अलावा अन्य खाद्य फसलें। तो देखिए, जो खाद्यान्न फसलें वो कौन सी होती हैं, जिन्हें हम भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं। ठीक है, खाद्यान्नों के अलावा अन्य खाद्य फसलें, इसका मतलब है कि ऐसी फसल जिसे भोजन के रूप में तो प्रयोग नहीं किया जाता लेकिन खाद्य के रूप में प्रयोग किया जाता है। मतलब कि भोजन सामग्री के रूप में ही उन्हें सहायक भोजन के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, खाद्य के रूप में। खाद्य मतलब खाने का सामान। अब हम पढ़ेंगे भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसलें। कौन कौन सी फसलें हैं जो भारत में प्रमुख हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली है चावल। चावल के बारे में पढ़ेंगे कि जो चावल है उसके लिए किस तरह की जलवायु की आवश्यकता है। चावल उपमृदा चीका मिट्टी के साथ जलोढ़ मृदा, मतलब चिकनी मिट्टी भी होनी चाहिए और जलोढ़ मिट्टी भी होनी चाहिए। इसके अलावा जो तापमान है वो 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक होना चाहिए। ठीक है, अधिक तापमान की इसको आवश्यकता होती है और वर्षा 100 सेंटीमीटर से अधिक होनी चाहिए। तो अगर वहाँ पर इस तरह की जलवायु मिलेगी तो वहाँ पर चावल की खेती बहुत अच्छी तरह से होगी। अब देखिए वितरण। वितरण का मतलब है कहाँ कहाँ चावल को अधिकतर उगाया जाता है, मीन्स कहाँ की जलवायु चावल के अनुकूल है। तो उत्तर और उत्तर पूर्वी क्षेत्र, तटीय क्षेत्र, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश आदि। तो इन सभी क्षेत्रों में चावल की फसल को उगाया जाता है। इसके अलावा अब हम पढ़ेंगे इसकी विशेषताएं। तो भारत का प्रमुख खाद्यान्न का मतलब है सबसे अधिक खाए जाने वाला क्या फसल है, चावल है। ठीक है, विश्व में चीन के बाद सबसे नंबर 1 पे कौन उगाता है चावल, चीन। चीन की जलवायु चावल के अनुकूल है। ठीक है, तो चावल की जो फसल है उसके अनुकूल है, तो सबसे ज़्यादा चीन में उगाया जाता है चावल। इसके बाद दूसरे नंबर पे भारत आता है। भारत दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तो बच्चों, ये जो अभी हमने पढ़ा इसमें आपको क्या करना है कि आपको जैसे फसल है, ठीक है, फसल के साथ किस तरह की जलवायु चाहिए, वितरण के लिए आप कम से कम 2 या 3 क्षेत्र अच्छी तरह से याद कर लें और इसकी प्रमुख विशेषता याद कर लें। ठीक है, प्रमुख विशेषताओं में तो बस यही था कि ये एक प्रमुख खाद्यान्न है और पहले नंबर पर चीन है और भारत का दूसरा नंबर है इसके उत्पादन में। तो इस तरह से हमने चावल के बारे में पढ़ा। अब हम नीचे दी हुई सभी फसलों के बारे में पढ़ेंगे। सेकंड नंबर पर है गेहूँ। दोमट मिट्टी सबसे अधिक उपयुक्त। गेहूं के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त कौन सी होती है, दोमट मिट्टी। चावल के लिए हमने कौन सी पढ़ी थी, चीका मिट्टी और जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, और गेहूं के लिए है दोमट मिट्टी। तापमान कितना चाहिए, 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड। और वर्षा कितनी चाहिए, 50 से 75 सेंटीमीटर तक वर्षा चाहिए गेहूं के लिए। अब ये कहाँ कहाँ अधिकतर मात्रा में उगाया जाता है, उत्तर पश्चिम में गंगा सतलुज का मैदान, दक्कन की काली मिट्टी का क्षेत्र, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश। ठीक है, तो इन क्षेत्रों में गेहूं को अधिकतर मात्रा में उगाया जाता है। अब गेहूं की विशेषता क्या है, भारत की दूसरी प्रमुख फसल है। ठीक है, पहली प्रमुख फसल क्या थी, चावल, और दूसरी प्रमुख फसल क्या है, गेहूं। तो भारत की दूसरी प्रमुख फसल है। भारत विश्व में दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। ठीक है, देखो, चावल की खेती करने में भी भारत का दूसरा स्थान था और गेहूं की खेती करने में भी भारत का दूसरा बड़ा स्थान है। तो ये आपको याद रखने हैं। अब नेक्स्ट थर्ड नंबर आता है मक्का। मक्का होती है मोटे अनाजों में गिना जाता है, ज्वार बाजरा मक्का को। तो मक्का के लिए कैसी जलवायु चाहिए, पुरानी जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, कैसी मिट्टी चाहिए, जलोढ़ मिट्टी सबसे अधिक उपयुक्त रहती है। कम वर्षा व कम आर्द्रता की ज़रूरत होती है। मक्का उगाने के लिए बहुत कम वर्षा की और बहुत कम नमी की आवश्यकता होती है। जहाँ बरसात कम होगी वहाँ पर आर्द्रता कम होगी। आर्द्रता का मतलब है नमी। ठीक है, ठंडक
कम की ज़रूरत होती है मक्का के लिए। कर्नाटक, मध्य प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, इन जगहों पर मक्का की खेती अधिकांशतर की जाती है। अब देखिए, मोटे अनाजों में ज्वार, बाजरा और मक्का प्रमुख हैं। इसे क्या कहा जाता है? मोटे अनाज। कभी कभी बच्चों क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है 4 या 3 मोटे अनाजों के नाम लिखिए, तो आपको नाम याद रहने चाहिए। ज्वार, बाजरा और मक्का, ये मोटे अनाज होते हैं। ज्वार भारत की तीसरी प्रमुख फसल है। ठीक है, हमने जाना पहली प्रमुख फसल कौन सी है? चावल। दूसरी प्रमुख फसल है गेहूं। और मक्का, जो ज्वार है, ज्वार, मक्का नहीं, ज्वार भारत की तीसरी प्रमुख फसल है। अब नेक्स्ट आता है नंबर 4 पर चना। चना शुष्क एवं ठंडी जलवायु की जरूरत, इसके लिए कैसी होती है? शुष्क होनी चाहिए लेकिन ठंडी जलवायु होनी चाहिए। मध्यम वर्षा 60 से 90 सेंटीमीटर तक वर्षा की आवश्यकता होती है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और महाराष्ट्र में चने की खेती अधिकतर की जाती है। तो आप जो जो फसलें यहाँ पे दी हैं उनके कम से कम 3 क्षेत्र याद कर लें कि कहाँ कहाँ पर अच्छी तरह ज़्यादा मात्रा में उसे उगाया जाता है। विश्व में चना उत्पादन में भारत का पहला स्थान है, ये आपको याद रखना है। कौन सा स्थान है? पहला स्थान है। ठीक है, अभी तक जो हमने फसलें पढ़ी, चावल और गेहूं में भारत का कौन सा स्थान था? दूसरा स्थान था। और ज्वार जो थी भारत की प्रमुख तीसरी फसल थी। ठीक है, चना उगाने में भारत का पहला स्थान है। अब इसके बाद नेक्स्ट आती है मूंगफली। मूंगफली कौन सी फसल होती है? तिलहन की फसल में मूंगफली को गिना जाता है। तो शुष्क जलवायु, इसके लिए शुष्क जलवायु की आवश्यकता होती है। दोमट बलुई मिट्टी और लाल बलुई मिट्टी अधिक उपयुक्त होती है। मूंगफली के लिए कैसी मिट्टी चाहिए? बलुई मिट्टी चाहिए, उसमें लाल मिट्टी हो या दोमट बलुई मिट्टी हो। आपको याद रखना है, बलुई मिट्टी है दोनों, दोमट मिट्टी और लाल मिट्टी भी। अब कौन कौन सी जगह इसका अधिकतर वितरण है या कहाँ कहाँ अधिकतर उगाई जाती है? गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक प्रमुख उत्पादक प्रदेश हैं। ये जो प्रदेश हैं ये अधिकतर मूंगफली का उत्पादन करते हैं। कुल तिलहन उत्पादन का आधा भाग मूंगफली से प्राप्त होता है। जो तिलहन की फसल होती है उसका आधा भाग मूंगफली को कहा जाता है। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट है गन्ना। गन्ना की फसल उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय फसल है। ये उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय फसल, इसके लिए तापमान 21 से 27 डिग्री सेल्सियस चाहिए और वर्षा 75 से 100 सेंटीमीटर तक चाहिए होती है। अब देखिए, गन्ना कहाँ अधिकतर उगाया जाता है? उत्तर प्रदेश और कर्नाटक व तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में इसे उगाया जाता है। 4 राज्यों में, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, ये 4 राज्यों में गन्ना अधिकतर उगाया जाता है क्योंकि यहाँ पर वर्षा अधिकतर होती है। यहाँ पर जो है 70 से 100 सेंटीमीटर तक बरसात होती है। अब देखिए, ब्राज़ील के बाद भारत दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तो आपको याद रखना है, सबसे पहले नंबर पे उत्पादक देश कौन सा है? ब्राज़ील है और दूसरे नंबर पर भारत है। भारत की प्रमुख नकदी फसल है जो गन्ना है, ये भारत की प्रमुख नकदी फसल है। अब बच्चों इसमें कुछ प्रश्न पूछे गए, हम पहले प्रश्न पढ़ेंगे, उसके बाद इनके उत्तरों को मैं आपको लिखित रूप में दिखाऊंगी। अनाज व सब्जी उत्पादन का महंगाई से क्या संबंध है? देखिए, अभी हमने पढ़ा था ये सभी फसलों के बारे में जाना, तो फसलों के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं? जो जलवायु है ये प्रकृति की देन है। ठीक है, और केवल जलवायु से ही तो हम फसल को नहीं उगा सकते, फसल उगाने के लिए बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है। ठीक है, अगर वो सभी चीज़ें हमें महंगे दर पर मिलेंगी तो क्या होगा? उसका उत्पादन पर प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो अभी हम इसे लिखित रूप में आपको दिखाएंगे। दूसरा देखो, आप सबसे अधिक किस अनाज का प्रयोग करते हैं? तो ये आपकी अपनी चॉइस है, आप जिस अनाज का प्रयोग अधिकतर करते हैं आप उस अनाज का नाम लिख देंगे। किन्हीं 2 नगदी फसलों के नाम लिखें। तो अब देखिए, पहला प्रश्न पढ़ते हैं। अनाज और सब्जी उत्पादन का महंगाई से क्या संबंध है? अनाज और सब्जी उत्पादन का महंगाई से घनिष्ठ संबंध है। क्यों है? यदि अनाज व सब्जी की खपत ज़्यादा हो, अनाज ज़्यादा खाया जाए और सब्जी ज़्यादा खाई जाए और भंडारण कम होगा तो महंगाई होगी। ठीक है, अगर हमारे पास भंडारण कम होगा मतलब अनाज रखने के लिए स्थान कम होगा या अनाज का स्टोर कम होगा, सब्जियां हमारे पास कम होगी, तो उसका सीधा सीधा असर किस पे पड़ेगा? महंगाई पर। आपने मार्केट में देखा होगा कि जो सब्जी
नहीं इजीली मिल पाती है तो वो सब्ज़ी हमें महंगी दर पर मिलती हैं। ठीक है, जो सब्जियां जैसे बहुत तेज़ बरसात हो जाती है तो क्या होता है, सब्जी हमारे पास अवेलेबल नहीं हो पाती हैं, मार्केट में महंगी हो जाती हैं। बरसात होने का सीधा सीधा असर किस पर हुआ, महंगाई पर। ठीक है, इसी तरह से जो स्टोरेज होता है, मतलब भंडारण, अगर हमारे पास स्टोर कम होगा उस सब्जी का तो वो सब्जी महंगी दर पर बिकेगी, या कोई भी अनाज वो भी महंगी दर पर बिकेगा। इसके अलावा जब हम कृषि करते हैं अर्थात अनाज या सब्जी उगाते हैं तो हमें निम्न चीज़ों की आवश्यकता होती है। अब कौन कौन सी चीज़ों की आवश्यकता होती है देखिए, जैसे मशीनरी। हमारा प्रश्न क्या है, अनाज और सब्जी का उत्पादन का महंगाई से क्या संबंध है, हमें बताना है महंगाई से संबंध क्या है। और इसका हम आंसर कैसे देंगे, हमें निम्न चीज़ों की आवश्यकता होती है जब हम अनाज या सब्जी का उत्पादन करते हैं तो, जैसे मशीनरी, अच्छी किस्म के बीज, अच्छी खाद व कीटनाशक, मजदूर मतलब श्रम शक्ति। ठीक है, बिजली की बहुत आवश्यकता होती है क्योंकि जो हमारे सिंचाई के साधन है वो किससे चलेंगे, जैसे कि ट्यूबवेल लगा हुआ है तो वो किससे चलेगा, बिजली से। जो मशीनरी है जैसे फसल काटने की, वो सभी मशीनरी भी आजकल बिजली से चलती हैं, तो बिजली की आवश्यकता होती है। सिंचाई के साधन, इनकी आवश्यकता होती है। और बाजार किस लिए ज़रूरी होता है, हमें फसल बेचने के लिए। ठीक है, अगर मान लीजिए फसल हमारे पास है और बाज़ार दूर है तो फसल को बाज़ार तक ले जाने के लिए जो हमने यातायात का जो हमने भाड़ा खर्च किया है, क्या उसका असर उत्पादन पर नहीं पड़ेगा, क्या उसका असर खरीदने वाले लोगों पर नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से ये जितनी भी चीज़ें हैं, इन सभी चीज़ों की आवश्यकता हमें कृषि करने के लिए होती है। यदि किसानों को उपयुक्त सभी सामान महंगी दर पर मिलेगा तो इससे उत्पादन प्रभावित होगा। तो उम्मीद है मुझे कि ये पहला प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। बच्चों, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ कि आप एक बार में ये वीडियो देख के समझें और तब सेकंड टाइम में आप सभी प्रश्नों के आंसर लिखें, जिससे कि आपको ये जो प्रश्नों के उत्तर हैं ये परमानेंट समझ में आ जाएंगे। दूसरा प्रश्न देखिए, आप सबसे अधिक किस अनाज का प्रयोग करते हैं। ये आपकी अपनी चॉइस है, आप किसी भी अनाज का नाम लिख सकते हैं जिसको आप अधिक प्रयोग करते हैं। अब देखिए, भारत देश में व्यक्ति खाद्य फसलें जैसे गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का आदि पर निर्भर रहते हैं। ये हमारी खाद्य फसलें हैं। ठीक है, अब इसमें पूछा गया कि सबसे अधिक किस अनाज का प्रयोग करते हैं, तो हम सबसे अधिक गेहूं अनाज का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा आप किसी दूसरे अनाज को अधिक उपयोग में लाते हैं तो आप उसका नाम लिख सकते हैं। अब प्रश्न नंबर 3 है, किन्हीं दो नगदी फसलों के नाम लिखो। बच्चों, नगदी फसल कौन सी होती हैं, पहले मैं आपको ये बता देती हूँ। नगदी फसल वो होती हैं जिन्हें किसान व्यापार के लिए उगाता है। ठीक है, व्यापार करने के लिए उगाता है, तो उसके लिए दो फसलों के नाम लिखने। यहाँ मैंने 4 या 5 उदाहरण लिखे हैं, आप किसी दो के नाम लिख सकते हैं, जैसे जूट, कॉफ़ी, कोको, गन्ना व केला। तो ये सभी नगदी फसलें हैं। तो बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर ज़रूर करना, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। फिर मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, गुड लक टू ऑल ऑफ़ यू।